इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है यूथ एक्सपो मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग पिछली कक्षा में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का बेसिक जान चुके हैं। आज हम लोग उसका थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का थ्योरी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions plays function play an important role in calculus. It can be defined only one onto function such that f एक कोई फंक्शन है जो कहाँ से शुरू हो रहा है, a से शुरू हो रहा है, किधर की ओर जा रही है, b की ओर जा रही है, एंड और g आपका एक फंक्शन है जो कहाँ से शुरू हो रहा है, g आपका एक फंक्शन है जो इसका उल्टा, इनवर्स करने का मतलब होता है उल्टा, जो कि b से a की ओर जा रही है, इज डिफाइंड, ये परिभाषित किया जाता है gy इक्वल टू x if and only if f(x) equal to y, then we can say g एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ जा रही है, b से a, is called, कहलाएगा इनवर्स ऑफ फंक्शन a से b। ठीक है, एंड और डिनोटेड बाय f इनवर्स। ठीक है, यहां तक लिख लेना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो यहां तक हो गया है। उसके आगे नीचे लिखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, concept of this chapter used in science and engineering। ठीक है, इस चीज को थ्योरी को समझना है, याद नहीं करना है। चलिए हम लोग समझते हैं आखिर थ्योरी कह क्या रहा है। थ्योरी कह रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कैलकुलस। कहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है
वो कैलकुलस में अपना अहम भूमिका अदा करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कैलकुलस चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है। इट कैन बी डिफाइंड, इसको परिभाषित किया जाता है ओनली वन ऑन टू फंक्शन, केवल कहाँ पे इसको परिभाषित किया जा सकता है, वन ऑन टू फंक्शन पे इसको केवल क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। सच डेट इस प्रकार से है कि f एक फंक्शन है जो किधर से किधर की ओर जा रही है, a से b की ओर जा रही है, और एक g आपका दूसरा फंक्शन है जस्ट इसका उल्टा, ये a से b की ओर जा रही थी। हम लोग इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स मतलब प्रतिलोम, ये a से b की ओर जा रही थी, तो इस बार g को जो फलन लिए वो किधर से किधर की ओर जा रही है, b से a की ओर जा रही है। इज डिफाइन, ये परिभाषित किया जाता है जी वाई एक्स हो जाना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि तभी होगा जब एफ एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। चलिए इस चीज को हम लोग बढ़िया से समझते हैं, थ्योरी को एकदम बढ़िया से समझना है, याद करने का एक भी याद करने की कोशिश भी नहीं करना है, केवल इसको समझना है थ्योरी को। देखिए मान लिया जाए हम लोग दो सेट लिए, एक सेट का नाम हम लोग ए रखे और एक सेट का नाम हम लोग बी रखे। हम लोग जो फंक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम लोग फंक्शन को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो त्रिकोणमिति फंक्शन में हम लोग को समझना है तो वो उतना सही पढ़ेंगे जितना हम लोग को जरूरत है इस चैप्टर में। जब हम लोग पूरा फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत स्टूडेंट 11th में भी पढ़ चुका होगा, जो 11th नहीं पढ़ा है उसको हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से आप लोग को बताएंगे। चलिए अभी जान लेते हैं जितना हम लोग का इस चैप्टर में यूज है। ए और बी ये मान लिया जाए दो आपका क्या हो गया, सेट हो गया। एक फंक्शन हम लोग लिए जो कि डिफाइंड हो रहा है, किधर से जा रही है, एक से जा रही है, किस ओर जा रही है, बी की ओर जा रही है। हम लोग एक फंक्शन एफ ले लिए। फंक्शन क्या चीज है, फंक्शन वो चीज है, फंक्शन कहता है कि दो सेट का वस्तु एक दूसरे के साथ जुड़ता है एक नियम के तहत, जो नियम जिस नियम से जुड़ता है वही नियम आपका फंक्शन कहलाता है। ठीक है, दो सेट का वस्तु एक नियम के तहत जुड़ता है, एक रूल के तहत जुड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। हम लोग ए और बी एक सेट लिए हैं, मान लिया जाए कि ए सेट में आपका एक्स वस्तु है, ए फंक्शंस किधर से जा रहे हैं, हम लोग ए से जा रहे हैं, किस ओर से जा रहे हैं, बी की ओर। याद रखना है जिस ओर से फंक्शन शुरू होगा, फंक्शन किस ओर से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, जिस ओर से शुरू होगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, और जिस ओर हम लोग जाएंगे ए से बी की ओर जा रहा है तो ये कहलाएगा आपका कोडोमेन। एकदम बढ़िया से समझना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन। जिधर से शुरू होगा उसको डोमेन, जिधर अंत हो रहा है उसको कहेंगे हम लोग कोडोमेन। और इसमें जो इमेज बनेगा, इमेज के जो सेट होगा, मतलब कह सकते हैं हम लोग सेट ऑफ इमेज, मतलब जो हम लोग का इमेज बन के आएगा, सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज। वो चीज मेरा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, अब मान लिया जाए कि ए आपका सेट है, इसमें आपका एक वस्तु एक्स है, मान लिया कि इसका एक्स का जो इमेज बन रहा है वो वाई बन रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ फंक्शन के तहत, एफ रूल के तहत, एफ फंक्शन के तहत एक्स वस्तु का जो इमेज बना वो कितना बना है, वाई बना है। कहने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया। और हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, किधर से हम लोग चल रहे थे, इसको यहाँ पे लिख रहे थे। फर्स्ट एक फंक्शन हम लोग एफ लिए जो कि कहाँ से किधर की ओर जा रहे थे, ए से बी की ओर जा रहे थे। एफ हम लोग एक फंक्शन लिए और ए से शुरू किए और बी की ओर चले गए, तो रिजल्ट ये आया जिस इसका जो एक वस्तु था एक्स, उसका इमेज कितना बना, वाई बना। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ रूल के तहत एक्स वस्तु का इमेज कितना बन रहा है, वाई बन रहा है। तो एक्स वाला से डोमेन हो गया है
और वाई वाला जो सेट है, बी वाला जो सेट है जिसमें वाई वस्तु है, वो हो गया आपका कोडोमेन हो गया है। सॉरी, यहाँ पे ये आपका था ए से बी था और ये आपका एंड था। समझना इस चीज को। उसके बाद दूसरे बार क्या किए हम लोग, इसका हम लोग उल्टा चले। इस बार ए से बी जा रहे थे, इस बार हमको चलना है बी से ए की ओर। बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो इस फंक्शन का नाम हम लोग दे देंगे, ये फंक्शन मेरा क्या हो गया, जी हो गया। जी फंक्शन है, लेकिन जा किधर से रहे, इस बार बी से शुरू कर रहे हैं, जा किधर रहे, ए से। हम पहले बता चुके हैं, तो इसके लिए जी के लिए ये चीज क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जिस ओर से शुरू करेंगे ये चीज क्या हो जाएगा, डोमेन। और जिस ओर जा रहे हैं, इस बार बी से ए की ओर जा रहे हैं, ये मेरा क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। और जो मेरा इमेज बना है एक्स, ये मेरा जो सेट इसका बनेगा, इसमें एक ही इमेज एक्स बना है, तो ये चीज क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि हम लोग एक फंक्शन जी लिए और जी रूल के तहत, जी फंक्शन के तहत वाई वस्तु का इमेज, जी फंक्शन के तहत वाई वस्तु का इमेज कितना बन रहा है, इस बार एक्स बन रहा है। अगर ये स्थिति हो जाए तभी क्या होगा, वो इनवर्स फंक्शन हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, इनवर्स फंक्शन तभी होगा, तभी हम जी को इनवर्स कह सकते हैं एफ का, कि स्थिति ये दोनों तरफ से इनवर्स डिफाइंड होना चाहिए। ए से बी की ओर भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और अगर हम लोग इसका उल्टा जाए, बी से ए की ओर जाए, तब फिर भी फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि आपका इनवर्स उस चीज का निकलेगा। हम लोग ये चीज लिखे कि जो चीज, अब देखना इसको बढ़िया से समझना, ये चीज आया कहां से, सेम इस चीज से उठाया है कि एफ एक फंक्शन था जो ए से बी की ओर जा रहा था, एंड जी आपका एक दूसरा फंक्शन है जी आपका दूसरा एक फंक्शन है जो किधर जा रही है, बी से ए की ओर जा रहा है। इस डिफाइन ये परिभाषित होता है जी वाई इक्वल टू एक्स, जो हम लोग का रिजल्ट आया है कि जी फंक्शन के तहत वाई वस्तु का इमेज एक्स बन रहा है। इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स एफ फंक्शन के तहत एक्स वस्तु का इमेज कितना बन रहा है, वाई बन रहा है, मतलब दोनों तरफ से फंक्शन आपका डिफाइंड हो रहा है। देन तभी हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, कि जी जो है आपका इनवर्स हो गया फंक्शन एफ वाला का। तभी हम कह सकते हैं कि जी जो है वो फंक्शन है किसका, एफ वाले फंक्शन का। और इस फंक्शन को, इनवर्स वाले फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं एफ इनवर्स। अब कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट का यूज है वो हमारे साइंस के क्षेत्र में भी है और हम लोग के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये फंक्शन केवल 1 ऑन टू फंक्शन पे ही डिफाइंड क्यों होता है। पहले हम लोग ये जानेंगे आखिर 1 ऑन टू फंक्शन है क्या। पूरा डिटेल से नहीं, पूरा डिटेल हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना सा जरूरत है उतना सा हम लोग कर लेते हैं। देखिए 1 ऑन टू फंक्शन क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिएगा, मान लिया जाए कि इधर हम लोग एक सेट ले लिए, एक सेट का नाम हम लोग ए रखे, दूसरे सेट का नाम हम लोग बी रख दिए। इसमें सपोज मान लिया जाए 1 है, 2 है, 3 है, 4 वस्तु हो गया। ये एक फंक्शन है जो जा रहा है ए से एफ की तरफ। जिधर से फंक्शन, जिस ओर से शुरू करेंगे, हम लोग ए से शुरू कर रहे हैं, और ये फंक्शन हो गया आपका डोमेन हो गया। जिधर से शुरू करेंगे उधर वाला सेट डोमेन, जिस ओर जाएंगे उधर वाला सेट का जो सेट होगा उसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे, और हम लोग का जो इमेज बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। मान लिया जाए आपको दिया हुआ रहेगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि एक वस्तु फंक्शन में दूसरे वस्तु से एक रूल, एक नियम के तहत संबंध बनाता है या जुड़ता है या फिर बंधता है।
तो आपको इस बार रूल दिया है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से बंधेगा, इस रूल के तहत मतलब एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। आपका 1 दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे F1, x के जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ भी x के जगह पे 1 रखेंगे। 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। अब फिर 2 रखेंगे हम लोग, F2 ले लिए, x के जगह पे 2 रखेंगे प्लस 5, 2 प्लस 5 आपका कितना हो गया? 7। फिर 3 है आपका, हम लोग F रखेंगे, 3 रखेंगे, मतलब 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 हो गया। इस बार F4 है तो हम लोग F4 रखेंगे और 4 प्लस 5 आपका आ गया 9। तो देख रहे हैं कि 1 का जो इमेज बना वो आपका 6 बना, 2 का जो इमेज बना वो आपका 7 बना, 3 का जो इमेज बना वो आपका 8 बना और 4 का जो इमेज बना आपका 9 बना। तो 1 1 कहने का मतलब है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ, एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ सिंगल रूप से जुड़े, मतलब एक वस्तु का एक ही इमेज बनना चाहिए। 1 1, एक का एक, 1 का 6, दूसरा वस्तु 2 है इसका 7, मतलब एक वस्तु का एक ही इमेज बन रहा है। 4 का 9 बन रहा है, 3 का 8 बन रहा है। और ऑन टू कहने का मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में वस्तु नहीं बचना चाहिए, कोडोमेन में वस्तु नहीं बचना चाहिए। ये हुआ ऑन टू का मतलब, कोडोमेन में वस्तु नहीं बचना चाहिए। चलिए हम लोग हिंदी में ही लिख दिए कि समझने में आप लोग को आसानी हो कि कोडोमेन देख रहे दिए वाला सेट कोडोमेन है, इसमें एक भी वस्तु बचा है क्या? नहीं बचा है। तो ये मेरा क्या हो गया? 1 1 ऑन टू फंक्शन का उदाहरण हो गया। एक का एक इमेज बन रहा है, 1 1 हो गया, एक का एक। और ऑन टू कहने का मतलब हुआ कि कोडोमेन में आपका वस्तु नहीं बचना चाहिए और कोडोमेन में मेरा वस्तु नहीं बच रहा है। अब बहुत सारे के साथ प्रॉब्लम होता है। रेंज क्या हुआ? रेंज आपका जो इमेज बना है, 1 का इमेज क्या बना है? 6, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 8, 4 का इमेज 9। ये चीज 6 7 8 9 यही मेरा कहलाता है रेंज। सेट ऑफ इमेज ही मेरा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन किसे कहेंगे? वैसे फंक्शन को हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे जिसमें कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ सिंगल रूप से जुड़े। कहने का मतलब एक वस्तु का इमेज एक ही बने, और दूसरा चीज कि कोडोमेन में आपका वस्तु नहीं बचना चाहिए। वैसे फंक्शन को हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ठीक है। अब बात आती है आखिर इनवर्स हम लोग 1 1 ऑन टू पे ही क्यों डिफाइन होता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है क्या। अब बात आती है कि आखिर 1 1 ऑन टू का ही हम लोग इनवर्स कैसे डिफाइन होता है, इस पे हम लोग चलेंगे। मान लिया कि यही मेरा 1 1 ऑन टू फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं। इनवर्स के लिए हम बता चुके हैं कि फंक्शन दोनों ओर से डिफाइन होना चाहिए। अब पहले हम लोग लिख लेते हैं कि फंक्शन नॉट डिफाइन किस स्थिति में होगा। किस स्थिति में कह सकते हैं कि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, पर फंक्शन ही परिभाषित नहीं हो जाएगा, वो होगा फंक्शन नॉट डिफाइंड। कौन सा स्थिति ऐसा है जिसमें फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा आपका? तो वो स्थिति है, पहला है यदि डोमेन में वस्तु बच जाए, यदि डोमेन में वस्तु बच जाए, यदि डोमेन में एक भी वस्तु बच गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और दूसरा चीज, एक वस्तु का दो इमेज बन जाने पर, यानी कि एक वस्तु का दो इमेज भी नहीं बनना चाहिए। यदि एक वस्तु का दो इमेज बन गया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। चलिए इस चीज को जांचते हैं कि 1 1 ऑन टू है, पता है कि इनवर्स निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा वो चीज समझना है कि क्यों इस पे निकल जाएगा। देखते हैं कि यार दोनों ओर से डिफाइंड है या नहीं है। हम लोग ए से बी की ओर गए तो फंक्शन मेरा डिफाइंड था। डोमेन में वस्तु बचा है क्या? डोमेन में एक भी वस्तु नहीं बचा है, सबका इमेज बन चुका है।
एक वस्तु का दो इमेज बना है क्या? एक वस्तु का केवल एक ही इमेज बन रहा है, एक वस्तु का दो इमेज नहीं बन रहा है, मतलब फंक्शन आपका डिफाइंड है। चलिए इसका उल्टा हम लोग चलते हैं। इस बार चलेंगे हम लोग बी से ए की ओर लेके, बी से ए की ओर जा रहे हैं। मान लिया जाए ये फंक्शन मेरा जी हो गया। देख रहे हैं 6 का इमेज क्या बन जाएगा इस बार 1, 7 का क्या बन जाएगा 2, 8 का क्या बन जाएगा 3, 9 का क्या बन जाएगा 4। लेकिन ये चीज चेंज हो जाएगा, बता चुके हैं। इस बार फंक्शन हम लोग बी से ए की ओर जा रहे हैं। जिधर से शुरू करेंगे वो मेरा कहलाएगा डोमेन, और जिस ओर जा रहे हैं हम लोग, किस ओर जा रहे हैं, बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो ये चीज मेरा कहलाएगा कोडोमेन। ठीक है। अब देख रहे हैं कि 6 का इमेज 1 बन रहा है, 7 का इमेज 2 बन रहा है, 8 का 3, 9 का क्या बन रहा है 4 बन रहा है। फंक्शन मेरा दो स्ट्रीम डिफाइन नहीं होगा, उसको चेक कर लेते हैं कि डोमेन में वस्तु बच जाए। डोमेन में वस्तु बच ही नहीं रहा है, मतलब फंक्शन डिफाइंड है, सबका इमेज बन चुका है। दूसरा चीज, एक वस्तु का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। नहीं भाई, एक वस्तु का एक ही इमेज बन रहा है, एक वस्तु का दो इमेज नहीं बन रहा है। मतलब दोनों ए से बी गए तब फिर भी फंक्शन डिफाइंड था, बी से ए जा रहे तभी फंक्शन डिफाइंड हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब है इस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स निकलेगा। इसलिए हम लोग कहते थे कि 1/1 फंक्शन ही ऐसा है जिसपे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। अभी भी अगर आप लोग का नहीं क्लियर हो रहा है तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। मान लिया जाए कि इस तरह एक स्थिति हो जाए, ये ए है, ये आपका बी है। एफ फंक्शन के तहत ए और बी बंधा हुआ है। ए और बी सेट का जो वस्तु है वो एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। मान लिया जाए 1 2 3 है, या 1 2 ही हम लोग लिख लिए। इधर हम लोग ए लिख लिए, इधर हम लोग बी रख लिए। 1 का इमेज ए बन रहा है, 1 का इमेज बी भी बन रहा है, 2 का इमेज ए बन रहा है। क्या ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है? फंक्शन दो स्थिति में डिफाइन नहीं हो सकता है। पहला स्थिति है कि यदि डोमेन में वस्तु क्या हो जाए, बच जाए। देख रहे हैं कि डोमेन में वस्तु तो बच नहीं जा रहा है, सबका इमेज बन रहा है, मतलब सबका एक दूसरे के साथ सेटिंग है। एक वस्तु का दो इमेज बन जाने पर देख रहे हैं कि एक वस्तु है 1 जिसका कितना इमेज बन रहा है 2 से सेटिंग हो गया है, तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं होगा। एक वस्तु का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, 2 का एक बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लिया जाए ये स्थिति में आपका फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, ए और बी है, एफ रूल के तहत बंधा हुआ है, 1 है 2 है, ये आपका बी है। एक का भी बी हो जाए और 2 का भी बी हो जाए, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है? फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन में वस्तु तो बच नहीं जा रहा है, इधर से शुरू करते हैं वो मेरा डोमेन कहलाता है, जिस ओर जाते हैं वो मेरा कोडोमेन कहलाता है। यहाँ पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि वस्तु डोमेन में तो नहीं बच रहा है, मतलब फंक्शन डिफाइंड है। एक वस्तु का दो इमेज नहीं भाई, एक वस्तु का तो एक ही इमेज बन रहा है, दो वस्तु मिला के एक बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक का दो के साथ सेटिंग नहीं होना चाहिए। दो का एक के साथ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। अब बात आता है कि मान लिया जाए कि ये तो हम समझ गए, लेकिन एक और हमको उदाहरण देके समझाइए कि आखिर दूसरे फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, हम वैसा ही उदाहरण लेते हैं आप लोग के सामने। अच्छा, ये तो याद ही होना चाहिए कि डोमेन वस्तु नहीं बचना चाहिए, तो लिख लीजिए आप लोग। ये मान लिया जाए ए हो गया, ये आपका बी हो गया। एक फंक्शन एफ के तहत एक बी, ए और बी का वस्तु एक दूसरे के साथ संबंध है, संबंधित है, या एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। मान लिया जाए कि ए सेट में जो वस्तु है उसको हम लोग युधिष्ठिर हो गया, वाई से हम लोग स्विच करेंगे युधिष्ठिर को, एन से नकुल को, एस से सहदेव को, बी से भीम को और ए से अर्जुन को। और बी एक सेट लिए जिसमें हम लोग ले लिए पंचाली। ठीक है, युधिष्ठिर की पत्नी पंचाली,
नकुल की पत्नी पंचाली, तो मतलब कि द्रौपदी और सहदेव की पत्नी भी पंचाली और भीम का भी और अर्जुन का भी। ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है? हाँ, ये फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि डोमेन में वस्तु नहीं बच रहा है। ये चीज मेरा डोमेन कहलाएगा और ये चीज मेरा कोडोमेन कहलाएगा, और जो इमेज बनेगा उसका जो सेट है, मतलब पंचाली एक इमेज बना हुआ, ये मेरा रेंज कहलाएगा। ठीक है, वस्तु डिफाइंड है या नहीं है? डोमेन में वस्तु बच जाए, नहीं भाई डोमेन में वस्तु नहीं बच रहा है, मतलब फंक्शन मेरा डिफाइंड है। दूसरा चीज, एक वस्तु का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, नहीं, इसमें 5 गो मिलकर एक ही इमेज बन रहा है, एक का दो नहीं बन रहा है। युधिष्ठिर का एक ही इमेज बन रहा है पंचाली, युधिष्ठिर का दो इमेज नहीं बन रहा है। नकुल का एक ही इमेज बन रहा है पंचाली, मतलब 5 मिलके एक बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन मेरा डिफाइंड होगा। ये ए से बी की ओर चले गए, ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? ये फंक्शन कहलाता है आपका मेनी वन ऑन टू फंक्शन। मेनी वन ऑन टू फंक्शन इसको हम लोग कहेंगे, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। बहुत सा का एक इमेज बन रहा है, लेकिन क्या इसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा? इनवर्स तभी निकल सकता है जब ए से और बी गए तब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और बी से ए जा रहे तब भी फंक्शन मेरा डिफाइंड होना चाहिए। पहला शर्त हम लोग पार कर गए कि ए से बी चले गए हैं कि डिफाइंड फंक्शन मेरा हो जा रहा है। अब देखना है कि बी से ए हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा। बी से ए की ओर गए, बी से ए की ओर जाने के लिए हम लोग फंक्शन मान लिए कि फंक्शन जी है, समझिएगा। तो इस चीज को बदल जाएगा, जो डोमेन था, सॉरी जो को डोमेन था वो मेरा डोमेन बन जाएगा, और जो मेरा डोमेन था वो मेरा क्या बन जाएगा? कोडोमेन बन जाएगा। जिधर से शुरू करते हैं वो डोमेन, जिस ओर आते हैं वो चीज मेरा कोडोमेन कहलाता है। मान लिया जाए ये जी फंक्शन हो गया। अब देख रहे हैं कि शर्त क्या, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है? पंचाली डोमेन में वस्तु नहीं बच, वस्तु बच जाए, डोमेन में वस्तु नहीं बच रहा है, मतलब फंक्शन मेरा डिफाइंड है, मतलब इसका इमेज बना हुआ है। एक वस्तु का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। अरे वाह, यहाँ पे पंचाली का कितना इमेज बन जा रहा है? 5 इमेज बन जा रहा है। एक वस्तु मात्र पंचाली है, उसका कितना इमेज? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन। जब मेरा रूल यही कहता है एक वस्तु का दो बन ही नहीं सकता था, 5 कैसे बना लीजिएगा? तो ये मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो फंक्शन है मेरा फंक्शन नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु जो है पंचाली, उसका कितना इमेज बन रहा है? 5, जबकि रूल कहता है एक वस्तु का दो के साथ सेटिंग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए हम लोग केवल इसका क्या इनवर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए से बी तो डिफाइंड है, लेकिन बी से ए मेरा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो इनवर्स मेरा होगा कैसे? हमको उम्मीद है कि आप लोग का ये चीज क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स किसका निकलता है। इनवर्स केवल 1 1 ऑन 2 का निकलता है, इसलिए निकलता है क्योंकि वो दोनों तरफ से जाने के बाद फंक्शन मेरा डिफाइंड हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केवल आप लोग को समझना है और रिवीजन करना है। मतलब एक का एक के साथ सेटिंग होना चाहिए, चल सकता है, लेकिन एक का दो के साथ सेटिंग नहीं होना चाहिए। 2 का 1 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मान लिया जाए, ये तो हो ही गया होगा। एकदम बढ़िया से समझना है इनवर्स चैप्टर को, बहुत ही आसान है, आप लोग को एकदम मजा आएगा पढ़ने में। ए है और ये बी है, ए सेट है, और मान लिया जाए हम लोग ए से बी की ओर गए। ठीक है, इस बार फंक्शन मेरा मान लिया जाए साइन है, तो जिधर से हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे उसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और जिस ओर हम लोग जाएंगे उसको कहेंगे हम लोग, वो सेट है, वो कोडोमेन, और जो भी इमेज बन के आएगा, इमेज वाले जो भी सेट बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। मान लिया जाए ये मेरा x है, ए सेट में एक वस्तु मेरा x है। साइन फंक्शन के तहत x का इमेज कितना बन जा रहा है? साइन x बन जा रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
कि हम लोग साइन गए, मतलब साइन रूल के तहत एक्स वस्तु का इमेज क्या बन जा रहा है, साइन एक्स बन जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कौन सा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें कि कितना, एक वस्तु का एक के साथ संबंध हो। एक्स का किसके साथ है, केवल साइन एक्स का। ऑन टू कहने का मतलब ये को डोमेन में वस्तु नहीं बचना चाहिए, को डोमेन में एक ही वस्तु है। ये मेरा कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। जैसे 1 1 ऑन टू फंक्शन हुआ तो इसका जरूरी इनवर्स निकलेगा, क्योंकि 1 1 ऑन टू फंक्शन ही ऐसा है जो दोनों तरफ से क्या है, परिभाषित है। अब हम लोग जस्ट इसका उल्टा जा रहे हैं। ये साइन फंक्शन लिए थे, इस बार हम लोग साइन इनवर्स ले रहे हैं। और देख क्या रहे हैं, देखना क्या क्या चीज हम लोग देखे। साइन फंक्शन था, एक्स वस्तु का इमेज साइन एक्स बना। इस बार उल्टा ले रहे हैं, इस बार ये चीज मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और इधर वाला जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। और यहाँ पे को डोमेन और रेंज तो बराबर है, क्योंकि रेंज भी एक्स है, को डोमेन भी एक्स ही है। साइन इनवर्स के तहत, साइन इनवर्स फंक्शन के तहत किस वस्तु का इस बार इमेज बनेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स का इमेज। साइन इनवर्स फंक्शन के तहत साइन एक्स का इमेज क्या बन रहा है, एक्स बन जा रहा है। इससे हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि साइन इनवर्स और साइन एक्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को काट दे रहा है। साइन इनवर्स और साइन एक्स एक दूसरे को कैंसल कर रहा है, बच रहा है क्या, रहा है केवल एक्स। यदि हम लोग इसके विपरीत भी चले, मान लीजिए ये ए है और ये बी है आपका। यदि हम लोग साइन इनवर्स फंक्शन के तहत चलना शुरू करें, साइन इनवर्स फंक्शन के तहत एक्स वस्तु का इमेज क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स बनेगा। और इसका उल्टा यदि हम लोग साइन इनवर्स ले लिए हैं, इस बार साइन ले लेते हैं, इस बार किसका इमेज बनेगा, दूसरी स्थिति ये होगा कि साइन फंक्शन के तहत साइन इनवर्स एक्स का जो इमेज बन रहा है वो मेरा बन रहा है एक्स। कहने का मतलब यदि साइन इनवर्स रहे आगे में या बगल में साइन रहे, मतलब एक दूसरा सेम फंक्शन एक दूसरे का यदि इनवर्स हो जाए, एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। उसी तरह साइन फंक्शन है, इसके बगल में साइन इनवर्स है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, केवल क्या बन रहा है, एक्स ही तो बन रहा है। मतलब एक दूसरे को काट देता है और जो बचेगा वो ही बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ रिमेंबर पॉइंट लिख लेते हैं। क्या क्या चीज सीखे उसको हम लोग एक लिख लेते हैं। तो ये पहला चीज हम लोग ये सीखे हैं, यदि कहीं पे साइन रहे और उसके बगल में यदि उसका इनवर्स लगा हुआ रहेगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या देगा, एक्स देगा। दूसरा चीज ये सीखे, या पहले ही साइन इनवर्स हो बगल में ही साइन एक्स हो, फिर भी ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और रिजल्ट क्या देगा, केवल एक्स देगा। साइन ही क्यों रहे, इसका कोई भी रहे और इनवर्स उसका दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए टेन है और टेन इनवर्स आपका वाई ही है, तो टेन और टेन इनवर्स एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, क्या देगा, केवल वाई देगा। ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। दूसरा चीज, कहीं पे यदि मेरा साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसको कभी भी हम लोग को 1/sin x नहीं समझना है। ये नहीं कि हर बारी में इसको 1/sin x कर देंगे, कभी भी नहीं। भले हम लोग साइन x पे यदि इनवर्स रहे, होल इनवर्स रहे, तभी हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं। ठीक है। और चौथा चीज, डिनोटेड बाय, इनवर्स जो है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, इनवर्स डिनोटेड बाय, मतलब इसको डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। कैसे भाई, जैसे रहेगा साइन का इनवर्स लिखने के लिए हम लोग साइन इनवर्स लिखेंगे, कॉस का इनवर्स कहेगा कॉस इनवर्स, टेन का कहेगा हमको टेन इनवर्स, कॉट का कहेगा तो हम लोग कॉट इनवर्स लिखेंगे।
या फिर इसी को हम लोग साइन इनवर्स को हम लोग आर्क साइन बोल सकते हैं। आर्क साइन का मतलब ये हो गया साइन इनवर्स, चाहे इस ढंग से लिखें चाहे इस ढंग से लिखें। या फिर कॉस इनवर्स को लिखना है तो हम लोग आर्क कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एकदम शून्य से शिखर तक हम लोग को जाना है और पूरा एकदम थ्योरी के साथ एक भी चीज याद नहीं रखना है, सारा चीज को समझते हुए चलना है। उसके बाद एक भी, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उसको 10 से 15 सेकेंड में एकदम उड़ा देना है। लेकिन पहले हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तभी तो पूरा चीज समझ में आएगा और सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को सब्जेक्टिव ढंग से बना देंगे। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, डोमेन and range of inverse trigonometric functions, इसको शॉर्ट में हम लोग ITF भी बोल सकते हैं, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डोमेन और रेंज भी जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शन चैप्टर तो लोग पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी जितना जरूरत है उसको हम लोग याद रख लेंगे। जैसे साइन पहले हम लोग लिख देते हैं, इधर एक बगल फंक्शन लिख देते हैं, ये मेरा हो गया फंक्शन हो गया, ये बगल मेरा डोमेन हो गया और एक बगल मेरा रेंज हो गया। ठीक है, फंक्शन में जैसे आ गया आपका साइन इनवर्स, तो इसका याद रखना है, डोमेन जो होता है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक होता है और रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल कहने का मतलब है कि बाउंड्री दिया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, मतलब उसको कैद करना है। -1 को भी लेना है, 1 को भी लेना है। -π/2 मतलब -90 डिग्री भी सम्मिलित है और 90 डिग्री भी सम्मिलित है। अगर ओपन रहता तो उसमें ना 90 सम्मिलित होता, ना माइनस वाला सम्मिलित होता, ना पॉजिटिव वाला सम्मिलित होता। अगर ओपन रहता तो ना -1 सम्मिलित होता ना 1। ओपन मतलब उसको खुला छोड़ दो और क्लोज मतलब उसको भी पकड़ के रखना है। ठीक है, नंबर दूसरा, कॉस इनवर्स का भी डोमेन जो होता है वो -1 से 1 तक होता है और रेंज आपका होता है 0 से π मतलब 0 से 180 डिग्री। इसको एकदम याद रखना है, तभी हम प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। टेन इनवर्स का जो होता है डोमेन पूरा रियल नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव संख्या तक। रेंज होता है ओपन -π/2 से +π/2 ओपन, मतलब ओपन कहने का मतलब ना 90 लेना है, ना माइनस में 90 लेना है, ना प्लस में 90 लेना है, केवल उसका बीच वाला लेना है। ठीक है, नंबर चौथा, यदि हम लोग कॉट इनवर्स लेंगे तो हम लोग पूरा रियल नंबर लेंगे और इस कॉट इनवर्स का पूरा रियल, अगर यदि हम लोग इसका रेंज लेंगे 0 से π लेंगे। ओपन में ना 0 लेना है ना 180 डिग्री लेना है, उसके बीच वाला लेना है। नंबर 5वां, कॉसेक इनवर्स पूरा रियल नंबर लेंगे लेकिन डोमेन में -1 और 1 को छोड़ना है। माइनस लिखे इसका मतलब ये हुआ कि पूरा रियल लेना है, किसी आदमी को माइनस करके चलना नहीं बोलते, मतलब उस चीज उस व्यक्ति को लेना ही नहीं है, उस व्यक्ति को लेके नहीं चलना है। सेम उसी तरह कि कॉसेक इनवर्स में डोमेन पूरा रियल नंबर लेंगे लेकिन माइनस करने का मतलब -1 और 1 को छोड़कर हम लोग चलेंगे, उसको माइनस कर दिए। ओपन में है मतलब -1 और ना ही 1 को लेना है। और रेंज कहने का मतलब इसका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, केवल हम लोग को 0 छोड़ देना है। क्यों 0 छोड़ते हैं? 0 इसलिए छोड़े क्योंकि कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी हो जाता है। नंबर 6, सेक इनवर्स का भी जो डोमेन होता है वो पूरा रियल होता है लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर पूरा रियल नंबर होता है। और आपका जो रेंज होता है इसका 0 से π तक होता है, केवल इसमें से आपको π/2 को छोड़।
ये हम लोग को पूरा एकदम ध्यान से याद कर लेना है, क्योंकि रेंज ही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हम इसके सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में रेंज आपका बहुत ही मददगार होगा, इसलिए हम लोग को क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहाँ ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।